वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आज 2 अक्टूबर का दिन है और 2 अक्टूबर के दिन भारत में 2 महान विभूतियों का अवतरण हुआ था, जिनमें से एक थे मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें पूरा विश्व महात्मा गांधी के नाम से जानता है, और दूसरे थे धरती के लाल लाल बहादुर शास्त्री। साथियों, इन दोनों ही महान विभूतियों ने अपने अपने विचारों से देश को एक नई दिशा प्रदान की। महात्मा गांधी ने समस्त विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री ने देश की समृद्धि और सुरक्षा के लिए, ध्यान रखिएगा, देश की समृद्धि और सुरक्षा के लिए जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया था। साथियों, आज इन दोनों महान विभूतियों का जन्मदिन है। मैं आप सभी को इन दोनों महान विभूतियों के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सहार्दिक समर्पित करता हूं, और आशा करता हूं कि आप इन दोनों महान विभूतियों के विचारों को अपने दिल में संजोए हुए देश को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। साथियों, आइए चलते अपने मूल उद्देश्य की तरफ। आज का शीर्षक है पशुधन उत्पादन एवं प्रबंध, अर्थात लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम इस शीर्षक के अंतर्गत अध्ययन करेंगे गायों का वर्गीकरण तथा दुधारू नस्लें। इनके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। साथियों, जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसका नाम था पशुपालन। पशुपालन नामक वीडियो में गायों के वर्गीकरण को पहले ही बताया जा चुका है, किंतु यहाँ पर बताने का एक उद्देश्य यह है कि वहाँ जो कुछ शब्दावलियाँ प्रयोग में लाई गई थीं उनका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, जो इस वीडियो के अंतर्गत दिया जाएगा। तो आइए जानते हैं गायों का वर्गीकरण। गायों को प्रथमतः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 देसी नस्ल की गाय, नंबर 2 विदेशी नस्ल की गाय, और नंबर 3 संकर गाय। तो इन दोनों में अब जानते हैं देसी नस्ल की गाय। साथियों, देसी नस्ल की गाय एक कॉन्सेप्ट भी है, एक प्रश्न भी है। तो आइए जानते हैं देसी नस्ल की गाय। देसी नस्ल की गाय, ध्यान रखिएगा, देसी नस्ल की गाय वे गाय हैं जिनका मूल स्थान भारतीय सीमा के अंतर्गत माना जाता है। साथियों, भारतीय सीमा का यहां अर्थ आज की भारतीय सीमा से नहीं है, बल्कि 1947 से पहले का जो भारत था उस सीमा से है। अगर 1947 से पहले की भारतीय सीमाओं के अंतर्गत जिन गायों का मूल स्थान माना जाता है, ऐसी गायों को देसी गायों की श्रेणी में रखा जाता है। भारतीय गाय या देसी नस्ल की गायों में प्रमुख गाय, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, साहिवाल गाय, लाल सिंधी गाय, खैरीगढ़ गाय, थार पारकर गाय, राठी गाय आदि हैं। साथियों, कार्य व उत्पादन क्षमता के आधार पर देसी नस्ल की गायों को फिर से 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो नंबर 1 पर आता है दुधारू नस्ल की गाय। दुधारू नस्ल एक कॉन्सेप्ट भी है, दुधारू नस्ल क्या है एक प्रश्न भी है। तो दोनों को सुनते हैं। दुधारू नस्ल की गाय वे गाय हैं जिन्हें सिर्फ दुग्ध उत्पादन के लिए ही पाला जाता है, क्योंकि इनके बछड़े कृषि कार्य की दृष्टि से उत्तम नहीं माने जाते, क्योंकि ये बहुत ढीले, बहुत सुस्त होते हैं।
जैसे साहिवाल गाय, लाल सिंधी गाय, गिर गाय, देवनी गाय। ये 4 गाय हैं जो दुधारू नस्ल के अंतर्गत आती हैं। आइए अब जानते हैं नंबर 2, भारवाही नस्ल की गाय। भारवाही नस्ल की गाय एक कंसेप्ट भी है, एक प्रश्न भी है कि भारवाही नस्ल की गाय क्या है। तो भारवाही नस्ल की गाय वे गाय हैं जिन्हें सिर्फ कृषि की दृष्टि से अच्छे बैल उत्पादन के लिए ही पाला जाता है, क्योंकि इनसे दुग्ध उत्पादन बहुत ही कम अर्थात ना के बराबर होता है। इस वर्ग में प्रमुख गाय अमृत महल, कांगायाम, हल्लीकर, केनकथा, खैरीगढ़, गंगतीरी, मालवी आदि गायों को शामिल किया जाता है। अब आता है नंबर 3, द्विकाची नस्ल की गाय। द्विकाची नस्ल की गाय वे गाय हैं जिनमें दुधारू नस्ल और भारवाही नस्ल दोनों गायों के लक्षण सम्मिश्रित होते हैं। इस श्रेणी में हरियाणा गाय, थारपारकर गाय, कांकरेज गाय, मेवाती गाय, निमाड़ी गाय आदि को शामिल किया जाता है। साथियों, अब जानते हैं विदेशी नस्ल की गाय। विदेशी नस्ल की गाय वे गाय हैं जिनका जन्म स्थान भारतीय सीमाओं के बाहर माना जाता है, जिनका मूल स्थान भारतीय सीमाओं के बाहर माना जाता है। जैसे जर्सी गाय, हॉलस्टीन फ्रीजियन गाय, आयरशायर गाय और ब्राउन स्विस गाय। साथियों, जैसा कि भारतीय सीमाओं के बाहर की बात यहां पर प्रयोग की गई है, तो भारतीय सीमाओं के बाहर का आशय 1947 के भारत की जो सीमा थी या 1947 से पहले के भारत की जो सीमा थी, वही भारतीय सीमाओं के बाहर जो भी गाय पाली जाती हैं उन्हें विदेशी नस्ल की गाय माना जाता है। आइए अब जानते हैं नंबर 3, संकर नस्ल की गाय। संकर नस्ल की गाय वे गाय हैं जिनमें भारतीय नस्ल व विदेशी नस्ल दोनों के गुण सम्मिश्रित होते हैं, अर्थात भारतीय नस्ल की गाय अथवा सांड को विदेशी नस्ल की गाय अथवा सांड से क्रॉस कराकर जिस गाय को उत्पादित किया जाता है या जिस गाय को तैयार किया जाता है उसे संकर नस्ल की गाय कहते हैं। साथियों, ऐसा करने की आवश्यकता क्यों हुई? तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि भारत में बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ दुग्ध उत्पादन की क्षमता कमती सी नजर आने लगी है। अतः दुग्ध उत्पादन की क्षमता को वृद्धि करने के लिए जरूरी है कि उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले पशुओं का यहां पर पालन किया जाए। अतः विदेशी नस्ल के सांडों का प्रयोग करके देसी नस्ल की गायों से एक दोनों के सम्मिश्रित गुणों वाली गाय को तैयार किया जा सके, जिससे कि वो गाय भारतीय परिस्थिति में सरवाइव कर सके और दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से विदेशी गायों के समान हो। साथियों, संकर नस्ल की गायों के अंतर्गत करण स्विस, करण फ्राइज, जरसिंध आदि गायों को अब तक तैयार किया जा चुका है। यह था हमारा गायों का वर्गीकरण। आइए अब जानते हैं इसी वर्गीकरण का एक अंश दुधारू नस्ल की गाय। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि दुधारू नस्ल की गाय क्या होती हैं, लेकिन अगर बात
चल चुकी है तो एक बार और बता दिया जाता है। दुधारू नस्ल की गाय वे गाय हैं जिन्हें सिर्फ दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से ही पाला जाता है। इसका कारण यह है कि इनके बछड़े, इनके बैल कृषि कार्य की दृष्टि से, बोझा ढोने की दृष्टि से उत्तम नहीं माने जाते। इसका भी कारण है कि ये बहुत ढीले ढाले और सुस्त किस्म के होते हैं, इसीलिए ये बोझा ढोने या कृषि कार्य करने की दृष्टि से अच्छे नहीं माने जाते। तो दुधारू नस्ल की गायों में प्रथम गाय आती है हमारी साहीवाल गाय। तो आइए जानते हैं साहीवाल गाय के बारे में। अगर इसके मूल स्थान की बात की जाए तो साहीवाल गाय का मूल स्थान पाकिस्तान के मांटगोमरी जिला को माना जाता है। इसका मूल स्थान पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला होने के कारण इसे मांटगोमरी गाय भी कहा जाता है। साथियों, अगर भारत में इसके विस्तार की बात की जाए तो यह गाय भारत में पूर्वी दिशा में बिहार और पश्चिम बंगाल में पाली जाती है। मध्य में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में पाली जाती है। पश्चिमोत्तर में देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों में यह गाय पाली जाती है। अब कुछ भारत में मान्यता प्राप्त राजकीय पशुपालन फार्म हैं, पशुपालन, पशु प्रजनन केंद्र आदि हैं जिन पर ये गाय बहुतायत पाली जाती है। तो आइए जानते हैं यहाँ पर कि वो कौन कौन से पशुपालन फार्म हैं जहां पर साहीवाल गाय का पालन किया जाता है। तो नंबर 1 पर आता है NDRI। सभी ने सुना होगा NDRI। NDRI का पूरा नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह करनाल में स्थित है और करनाल हरियाणा में है। नंबर 2 राजकीय पशुपालन फार्म हिसार भी हरियाणा में है। नंबर 3 पशु प्रजनन फार्म चक्र गजरिया जिला लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश में है। और नंबर 4 अमृत, नाम थोड़ा टेढ़ा है, अमृत पिंजरापोल, ध्यान रखिएगा, अमृत पिंजरापोल गौशाला, ये पंजाब में है। ये फार्म वो हैं जहां पर साहीवाल नस्ल की गाय का पालन किया जाता है। आइए अब जानते हैं शारीरिक विशेषताएं या शारीरिक लक्षण। तो नंबर 1 पर हम आपसे चर्चा करेंगे रंग के बारे में। तो साहीवाल गाय का रंग कैसा होता है? तो साहीवाल नस्ल के पशुओं का रंग लालिमा लिए हुए हल्के पीले रंग का होता है, किंतु कुछ पशु सफेद व भूरे रंग के भी होते हैं। नंबर 2 पर आता है त्वचा। अगर इनकी त्वचा की बात की जाए तो त्वचा ढीली, मुलायम व चमकदार होती है। नंबर 3 अगर सींगों की बात की जाए तो इन पशुओं के सींग छोटे मोटे होते हैं। और जिनकी लंबाई की अगर बात की जाए तो अधिकतम 7.5 सेंटीमीटर होती है। अधिकतम लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है, अर्थात 7.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा बड़े ये नहीं होते। नंबर 4 अगर माथे की बात की जाए, ललाट की बात की जाए तो इन पशुओं का ललाट चौड़ा व भारी भरकम होता है। नंबर 5 गर्दन। गर्दन की बात की जाए तो गर्दन पतली, लंबी तथा इस पर बड़ा सा लटकता हुआ एक गलकंबल होता है। और नंबर 6 पर हम चर्चा करते हैं छाती के बारे में। तो इन पशुओं की छाती यानी साहीवाल नस्ल के पशुओं की छाती चौड़ी व गहरी होती है। और नंबर 7 की अगर चर्चा की जाए तो नंबर 7 पर हम पूंछ को रखते हैं। इन पशुओं की पूंछ लटकती हुई चाबुक जैसी होती है और इस पूंछ के अंतिम छोर पर बालों का एक बड़ा सा गुच्छा होता है, जो आपको शायद इस चित्र में दिखाई भी दे रहा है। नंबर 8वें नंबर पर अयन की बात करेंगे। अयन सभी लोग जानते होंगे,
जो जिस पर दूध लगे होते हैं, तो ऐन की बात करते हैं। इन पशुओं का ऐन बड़ा व सुव्यवस्थित होता है, बड़ा व सुव्यवस्थित होता है। और नंबर 9 की बात करेंगे, थन। इन पशुओं के थन दिखने में सुंदर व चारों थन समान लंबाई के होते हैं। ध्यान रखिएगा, दिखने में सुंदर व चारों थन एक समान लंबाई के होते हैं। और नंबर 10 पे बात करेंगे दुग्ध सिराओं की। ये दुग्ध सिराएं पशुओं के दोनों ओर साइड से पाई जाती हैं। तो इन पशुओं की दुग्ध सिराएं बड़ी बड़ी, टेढ़ी मेढ़ी व लचीली और शाखा युक्त होती हैं। एक बार फिर सुनिए, बड़ी, टेढ़ी मेढ़ी व शाखा युक्त होती हैं। ये दुग्ध उत्पादन का प्रतीक होती हैं। जिन पशुओं की शाखाएं बड़ी, टेढ़ी, मोटी और शाखा युक्त होती हैं, उन पशुओं का दुग्ध उत्पादन अधिक होता है। साथियों, आइए चर्चा करते हैं नंबर 11, शारीरिक माप एवं भार। साहीवाल पशुओं का शारीरिक माप एवं भार। तो गाय की ऊंचाई 125 सेंटीमीटर, गाय की लंबाई 162 सेंटीमीटर और गाय का भार 550 किलोग्राम। इसी प्रकार सांड की ऊंचाई 136 सेंटीमीटर, सांड की लंबाई 140 सेंटीमीटर और भार 400 किलोग्राम। आइए नंबर 12, दुग्ध उत्पादन। ग्रामीण क्षेत्रों में साहीवाल गाय से 300 दिन के एक ब्यात में 1350 लीटर दूध प्राप्त किया जा सकता है, किंतु कुछ राजकीय फार्मों पर इस पशु से 2200 से लेकर 2500 लीटर दूध तक निकाला गया है। इसी नस्ल के कुछ विशिष्ट गायों से या विशिष्ट गायों द्वारा 4500 लीटर दूध तक निकाला गया है। साथियों, आइए नंबर 13 जानते हैं। साहीवाल नस्ल के मेल पशु, अर्थात बैल हो या चाहे बछड़ा हो, मेल पशु गायों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं, किंतु कृषि की दृष्टि से निम्न गुणवत्ता वाले होते हैं, क्योंकि यह पशु सुस्त, ढीले किस्म के होते हैं। इसीलिए इन्हें कृषि कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाता। साथियों, आइए जानते हैं लाल सिंधी गाय। लाल सिंधी गाय के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मूल स्थान की बात आती है। तो साथियों, लाल सिंधी गाय का मूल स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत। लाल सिंधी गाय का मूल स्थान पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, इसीलिए इस गाय को सिंधी गाय कहा जाता है। लेकिन इस गाय का वास्तविक प्रजनन क्षेत्र जो है वो सिंध प्रांत के कोहिस्तान नामक स्थान पर माना जाता है। इस नस्ल के पशुओं को रेड कराची तथा माही आदि नामों से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं वो कौन कौन से पशुपालन फार्म हैं जहां पर लाल सिंधी गाय को पाला जाता है। तो नंबर 1, पशु प्रजनन फार्म बेलीचरण, जम्मू कैंट, जम्मू कश्मीर में है ये। नंबर 2, पशु प्रजनन फार्म बोलेंगीर। ध्यान रखिएगा, नाम अजीब है, पशु प्रजनन फार्म बोलेंगीर, ये उड़ीसा में स्थित है। नंबर 3 पर आता है हमारा पशु प्रजनन फार्म गोईकृत हजारीबाग। पशु प्रजनन फार्म गोईकृत हजारीबाग, यह बिहार में आता है। नंबर 4, पशु प्रजनन फार्म कलसी देहरादून, ये आजकल उत्तराखंड में है। साथियों, आइए चर्चा करते हैं लाल सिंधी पशुओं के शारीरिक लक्षण एवं विशेषताओं की। लाल सिंधी पशुओं के शारीरिक लक्षण एवं विशेषताओं की। तो नंबर 1 पर चर्चा करते हैं पशुओं का रंग। तो ये पशु गहरे लाल, हल्का पीला और हल्के कत्थई रंग के होते हैं। ये पशु गहरे लाल, हल्के पीले तथा हल्के कत्थई रंग के होते हैं। नंबर 2, इस नस्ल के पशु ठोस
सममित व मध्यम आकार के होते हैं। ठोस, सममित व मध्यम आकार के होते हैं। नंबर 3, यदि ललाट की बात की जाए तो इन पशुओं का जो ललाट होता है, जो मस्तिष्क होता है, वो चौड़ा होता है, जिन पर छोटे छोटे बाल होते हैं, रोए होते हैं। नंबर 4 पर चर्चा करते हैं चेहरे की। इनका चेहरा मध्यम आकार का पूर्ण विकसित होता है तथा काले रंग का थूथन होता है। इनका आगे की जो मुंह की टिप होती है उसे थूथन कहा जाता है, वो काले रंग का होता है। इस पशु के नथुने चौड़े होते हैं तथा ओष्ठ, जिन्हें ओठ कहा जाता है, होठ कहा जाता है, वो मोटे होते हैं। अब नंबर 5 पर चर्चा करते हैं आंख की। इन पशुओं की आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, किंतु इन आंखें के ऊपर जो भौहें होती हैं वो अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। नंबर 6 पर चर्चा करते हैं गलकंबल की। तो इस नस्ल के पशुओं का गलकंबल बड़ा व पतला और मुलायम होता है। नंबर 7 चर्चा करते हैं त्वचा की। इस नस्ल की पशुओं की त्वचा ढीली, चिकनी व लचीली होती है। इस नस्ल के पशुओं की त्वचा ढीली, चिकनी व लचीली होती है। नंबर 8, अगर त्वचा के रंग की बात की जाए इनकी, तो इन पशुओं की त्वचा का रंग प्रायः काला होता है। नंबर 9 अयन की बात करते हैं। तो अच्छे आकार का लंबा, चौड़ा और गहरा नितंबी अयन होता है, जो आगे की ओर खूब फैला होता है। नंबर 10 पर चर्चा करेंगे दुग्धस्रावों की। दुग्धस्राएं आप लोग सभी जानते ही होंगे कि पशुओं के अगल बगल से जो आगे से चलकर पीछे की ओर जाती हैं और अयन में जाके मिल जाती हैं। तो दुग्धस्राएं भली प्रकार से विकसित व शाखा युक्त होती हैं। नंबर 11 चर्चा करते हैं शारीरिक माप की। तो लाल सिंधी गाय की शारीरिक माप देखा जाए तो ऊंचाई 115 सेंटीमीटर, लंबाई 130 सेंटीमीटर और वजन 340 किलोग्राम होता है। इसी प्रकार अगर सांड की चर्चा की जाए तो सांड की ऊंचाई 134 सेंटीमीटर, लंबाई 150 सेंटीमीटर और वजन 450 किलोग्राम होता है। नंबर 12 चर्चा करते हैं दुग्ध उत्पादन की। ग्रामीण क्षेत्रों में 300 दिन के एक ब्यात में लाल सिंधी गाय के द्वारा 1750 लीटर दूध का उत्पादन किया जा सकता है। उन्नत फार्मों पर पाली जाने वाली सिंधी गाय से दुग्ध उत्पादन 1800 लीटर तक किया जा सकता है। इसके नर पशु सामान्यतः कृषि कार्य की दृष्टि से अयोग्य होते हैं, किंतु कुछ स्थानों पर इन पशुओं से कृषि कार्य लिया जाता है। आइए साथियों अब जानते हैं गिर नस्ल की गाय। गिर नस्ल की गाय को विस्तार से जानते हैं। तो विस्तार से जानने के क्रम में सबसे पहले जानते हैं इस गाय का मूल स्थान। गिर नस्ल के पशुओं का जो मूल स्थान है वो काठियावाड़ का गुजरात क्षेत्र है, किंतु जूनागढ़, गिरवन, भावनगर इन क्षेत्रों में इस गाय के पशुओं को शुद्ध रूप से पाला जाता है। साथियों अब उन पशु प्रजनन फार्म को जानते हैं, पशुपालन फार्म को जानते हैं जहां पर गिर नस्ल के पशु पाले जाते हैं। तो नंबर 1, थोड़े से नाम अजीब हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 पशु प्रजनन फार्म कोपरडैम, पशु प्रजनन फार्म कोपरडैम संतारी, ये गोवा में स्थित है। नंबर 2 पिंजरपोल भुलेश्वर मुंबई, पिंजरपोल भुलेश्वर मुंबई, ये महाराष्ट्र में स्थित है। नंबर 3 पशु प्रजनन फार्म दाग, पशु प्रजनन फार्म दाग झालेश्वर राजस्थान। नंबर 4
पशु प्रजनन फार्म जूनागढ़ गुजरात आदि पशुपालन फार्मों पर गिर नस्ल के पशुओं को पाला जाता है। आइए साथियों, अब जानते हैं गिर नस्ल के पशुओं के शारीरिक लक्षण एवं विशेषताएं। गिर नस्ल के पशुओं के शारीरिक लक्षण एवं विशेषताएं। तो नंबर 1 पर चर्चा करते हैं इन पशुओं के रंग की। तो इन पशुओं का रंग लाल, काला, सफेद व चित्तीदार होता है। गिर नस्ल के पशुओं का रंग लाल, काला, सफेद व चित्तीदार होता है। नंबर 2, शरीर की बात की जाए इनकी, तो इन पशुओं का शरीर सुव्यवस्थित एवं गठीला होता है। नंबर 3 पर चर्चा करते हैं हम लोग ललाट की, मस्तिष्क की। तो ललाट, इन पशुओं का ललाट प्रशस्त और कुछ उभरा हुआ होता है। प्रशस्त, कुछ उभरा हुआ होता है। साथियों, अब नंबर 4 पर चर्चा करते हैं कान की। तो इन पशुओं के कान लंबे तथा इठे हुए होते हैं। नंबर 5 चर्चा करते हैं सींग की। सींग टेढ़े तथा पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। सींग टेढ़े तथा पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। नंबर 6 चर्चा करते हैं निचले जबड़े की। तो इस पशु का निचला जबड़ा काफी मजबूत होता है, काफी स्ट्रांग होता है और कम से कम आधा या आधे से अधिक जबड़ा गलकम्बल से ढका होता है। गलकम्बल को आप समझ ही रहे होंगे कि जो पशुओं के गले और गर्दन के ऊपर जो झालर के टाइप की लटकी रहती है उसी को गलकम्बल कहा जाता है। तो आइए जानते हैं नंबर 7 गलकम्बल। गलकम्बल पतला तथा इस पर छोटी छोटी, ध्यान रखिएगा, गलकम्बल पतला तथा इस पर छोटी छोटी सिकुड़नें होती हैं। मादा पशुओं की अपेक्षा नर पशुओं का जो गलकम्बल होता है वो ज्यादा विकसित होता है। नंबर 8 चर्चा करते हैं आंखों की। तो इन पशुओं की आंखों का आकार बड़ा होता है तथा इनके ऊपर जो भौहें पाई जाती हैं वो भी बड़े आकार की होती हैं। नंबर 9 अयन की चर्चा करते हैं। तो इन पशुओं का अयन मध्यम आकार का तथा आगे की अपेक्षा पीछे की ओर अधिक विकसित होता है। कभी कभी पशुओं के पिछली दोनों टांगों के पीछे की ओर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नंबर 10 चर्चा करते हैं दुग्ध शिराओं की। तो दुग्ध शिराएं विकसित व शाखायुक्त होती है तथा दुग्ध कूप भी इसके बड़े बड़े होते हैं। नंबर 11 चर्चा करते हैं त्वचा की। तो इन पशुओं की त्वचा लचीली, ढीली तथा मुलायम होती है। नंबर 12 चर्चा करते हैं शारीरिक माप की। तो सबसे पहले गाय की चर्चा करेंगे। तो गाय की ऊंचाई 127 सेंटीमीटर, गाय की लंबाई 140 सेंटीमीटर और गाय का वजन 386 किलोग्राम। आइए अब सांड की चर्चा करते हैं। तो सांड की ऊंचाई 135 सेंटीमीटर, लंबाई 150 सेंटीमीटर और वजन 546 किलोग्राम। साथियों, आइए चर्चा करते हैं देवनी नस्ल की गाय की। इस चर्चा के क्रम में सबसे पहले जानते हैं देवनी नस्ल के पशुओं का मूल स्थान। तो देवनी नस्ल के पशुओं का मूल स्थान भूतपूर्व हैदराबाद प्रांत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लेकर पश्चिमी क्षेत्र को माना जाता है। भूतपूर्व जो हैदराबाद प्रांत है वो वर्तमान का आंध्र प्रदेश व तेलंगाना क्षेत्र माना जाता है। साथियों, अब जानते हैं वो पशुपालन फार्म जहां पर देवनी नस्ल के पशु पाले जाते हैं। तो देवनी नस्ल के पशु देवनी कैंटिंग ब्रीडिंग फार्म उदयगिरी,
देवनी कैंटिंग ब्रीडिंग फार्म उदयगिरी विडाल में पाले जाते हैं। ध्यान दीजिए, उदयगिरी एक नहीं कई हैं। जैसे उदयगिरी एक मध्य प्रदेश में है, उदयगिरी एक केरल में है, उदयगिरी एक आंध्र प्रदेश में है। तो जो देवनी नस्ल के पशु जिस उदयगिरी में पाले जाते हैं वो उदयगिरी आंध्र प्रदेश में है। साथियों, आइए जानते हैं देवनी नस्ल की पशुओं की शारीरिक लक्षण एवं विशेषताएं। देवनी नस्ल की पशुओं की शारीरिक लक्षण एवं विशेषताएं। तो नंबर 1 पर हमेशा की तरह रंग की चर्चा करते हैं। तो देवनी नस्ल के पशुओं का रंग काला होता है जिस पर सफेद अथवा लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। देवनी नस्ल के पशुओं का रंग काला होता है जिस पर सफेद अथवा लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। नंबर 2 पर चर्चा करते हैं इनकी छाती की। तो इन पशुओं की छाती गहरी तथा पसलियां महरावदार होती हैं। छाती गहरी तथा पसलियां महरावदार होती हैं। नंबर 3 चर्चा करते हैं गलकम्बल की। गलकम्बल आप सभी लोग जान गए होंगे अब तक कि जो पशुओं के गले पर एक कम्बल के जैसी संरचना लटकी रहती है उसे गलकम्बल कहते हैं। तो चलिए नंबर 3 चर्चा करते हैं गलकम्बल की। तो इन पशुओं का गलकम्बल जो लटकता हुआ पूर्ण विकसित होता है। इन पशुओं का गलकम्बल लटकता हुआ पूर्ण विकसित होता है। नंबर 4 चर्चा करते हैं ललाट की अर्थात मस्तिष्क की। यह नस्ल गिर से मिलती जुलती नस्ल है। जैसे गिर नस्ल के पशुओं का जो ललाट होता है वो उभरा हुआ होता है, इन पशुओं का भी ललाट उभरा हुआ होता है किंतु अपेक्षाकृत कम उभरा होता है। आइए साथियों चर्चा करते हैं नंबर 5 पीठ की, बैकबोन की। इन पशुओं की पीठ हल्की कर्व लेकर सीधी होती है। इनकी पीठ में थोड़ा सा हल्का कर्व होता है जिसे सामान्यतः सीधा ही समझा जाता है। तो लिखा भी जाता है कि इन पशुओं की पीठ बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हल्का सा कर्व लिए हुए सीधी होती है तथा पुट्ठे मजबूत होते हैं। नंबर 6 सींगों की चर्चा करते हैं। तो इन पशुओं के सींग पीछे की ओर मुड़े हुए बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। जैसे पीछे की ओर मुड़े हुए और बाहर की ओर निकले हुए इस कंडीशन में होते हैं। नंबर 7 चर्चा करते हैं शारीरिक माप की। तो सबसे पहले गाय के शारीरिक माप की चर्चा करेंगे। तो गाय का ऊंचाई 140 सेंटीमीटर, गाय की लंबाई 130 सेंटीमीटर और गाय का वजन 295 किलोग्राम होता है। अगर सांड की चर्चा की जाए तो सांड की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर, लंबाई 150 सेंटीमीटर और वजन की बात की जाए तो 295 किलोग्राम वजन होता है। आइए नंबर 8 दुग्ध उत्पादन की चर्चा करते हैं। तो देवनी नस्ल की गायों का औसत दुग्ध उत्पादन 300 दिन के एक ब्यात में 680 किलोग्राम अथवा लीटर आंका गया है, किंतु उन्नत फार्मों में इस नस्ल की गायों ने 1364 लीटर दूध भी दिया है। 1364 लीटर भी दूध दिया है। इस नस्ल के नर पशु कृषि कार्य की दृष्टि से औसत पाए जाते हैं। इन पशुओं के द्वारा भार खींचना, जुताई करना आदि कृषि कार्य लिए जा सकते हैं। साथियों, इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। एक नई क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं और पुनः आपको 2 अक्टूबर की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।